हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की क्लास में हमें करना है अपने पॉलिटिकल साइंस बुक 1 कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का अगला चैप्टर विच इज़ अबाउट द कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया। सो लास्ट चैप्टर तक में हमने देख लिया था अबाउट द अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर। देयर वर अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर, जिसमें हमने देखा था अबाउट यूरोपियन यूनियन, अबाउट आसियान, अबाउट चाइना एंड दो और कंट्रीज़ अलग से, एंड दोज वर जापान एंड साउथ कोरिया। ठीक है, अब थोड़ा हमें वहाँ से शिफ्ट होके देखना है साउथ एशिया के रीजन पे। तो साउथ एशिया का रीजन ऐसा है कुछ कि इफ़ वी विल लुक एट द वर्ल्ड मैप, तो ये अफ्रीका हो गया, ओके, ये इंडिया हो गया, थोड़ा ज़्यादा ऐसा बन गया है, ठीक है, ये इंडिया हुआ एंड यहाँ से बाकी, ठीक है। सो साउथ एशिया का जो रीजन है उसमें कंट्रीज़ आती हैं लाइक पाकिस्तान, इंडिया, लाइक नेपाल, लाइक भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स एंड ऐसी कंट्रीज आती हैं। तो थोड़ा हमें पूरे चैप्टर में देखना है इस रीजन के बारे में। इट इज़ नोन एज साउथ एशिया। इसमें कंट्रीज़ हैं लाइक पाकिस्तान, वन सेकेंड, तो बहुत डार्क है, हाँ, कंट्रीज़ आर लाइक पाकिस्तान, लाइक इंडिया, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, ठीक है, वन सेकेंड, हाँ, एंड नेपाल। तो ये कुछ कंट्रीज़ हैं वहाँ पे। एंड एक चीज़ और पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि क्या अफ़गानिस्तान एंड म्यांमार ये नहीं आते क्या साउथ एशिया में? तो नहीं, अफ़गानिस्तान जनरली फॉल करता था पॉलिटिक्स ऑफ मिडल ईस्ट पॉलिटिक्स में, एंड म्यांमार आता है इन साउथ ईस्ट एशिया। तो जो मेजर साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं वो ये सब हैं, एंड दीज आर डाइवर्स कंट्रीज़। ये पूरा रीजन बहुत ज़्यादा डाइवर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर कल्चर, देयर रिलीजन, देयर लैंग्वेज, देयर सोसाइटी एट्सेट्रा, ठीक है। एंड इस पूरे रीजन में दो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्लेयर्स हैं, जो कि है यूएसए एंड चाइना, जो दोनों अपना इन्फ्लुएंस चाहते हैं इस रीजन पे, ठीक है ना। अब हमें इसमें लाइन से एक एक कंट्रीज़ को देखते जाना है कि किसमें कब कैसी पॉलिटिक्स चल रही थी, ठीक है। तो पहला है अपना, ओके, हाँ, पहला है अपना द मिलिट्री एंड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। सो पाकिस्तान जब आज़ाद होता है तो इसके फर्स्ट गवर्नर जनरल बनते हैं मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। बट इनका फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन आता है इन 1956, एंड 1956 में टेक ओवर करते हैं जनरल आयूब खान, ठीक है। जनरल आयूब खान टेक ओवर करते हैं, एंड इनके टाइम पे दो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। एक है द इंडस वाटर ट्रीटी विद इंडिया 1960, अरे क्या लिख रहा है, इन 1960 विच वॉज गारंटीड बाय वर्ल्ड बैंक। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ थी द 1965 वॉर विद इंडिया, ठीक है। बट इनसे फिर देखा गया क्या पॉपुलर डिससेटिस्फैक्शन, लोग इनसे खुश नहीं थे, इसीलिए इनको हटाया जाता है, एंड अगले रूलर बनते हैं जनरल याह्या खान। जनरल याह्या खान इन 1969, एंड ये करवाते हैं इलेक्शन इन पाकिस्तान इन 1970, फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन इन पाकिस्तान।
और वो इलेक्शन के कारण ही हमने पहले देख चुका है कि 1971 में वॉर होती है विद इंडिया। तो इनके टाइम पीरियड में इंडिया से वॉर भी हो रही है एंड इन्हीं के टाइम पीरियड में बांग्लादेश फॉर्मेशन भी हो रहा है। ठीक है, तो बांग्लादेश क्राइसिस आती है इनके टाइम पीरियड पे। देन इनके बाद चलती है फ्रॉम 1970 इनके बाद चलती है इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ जुल्फिकार अली भुट्टो। ठीक है, जो कि अपनी गवर्नमेंट चलाते हैं। 1 सेकेंड, हाँ, जिनकी गवर्नमेंट चलती है फ्रॉम 1971 कर लो, है ना, फ्रॉम 1971 से इनकी गवर्नमेंट चलती है फ्रॉम 1971 टू 1977। ठीक है, एक सेकेंड, इरेजर कौन सी लगी हुई है, ओके, फ्रॉम 1971 टू 1977। देन इनके बाद वापस से मिलिट्री रूल आता है। ओके, मिलिट्री रूल वापस से आता है, जिसमें रूलर बनते हैं जनरल जिया उल हक। एंड ये 1973 में खुद को प्रेसिडेंट भी बना लेते हैं। ठीक है, बट 1 सेकेंड, हाँ, बट इन 1982 पाकिस्तान में प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट स्टार्ट होते हैं। प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स। ठीक है, तो 1988 में इनको स्टेप डाउन करना पड़ता है एंड 1988 में सेकेंड डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होते हैं पाकिस्तान के। एंड देन इसमें उनकी पीएम बनती हैं बेनज़ीर भुट्टो। ठीक है, एंड 1 सेकेंड, हाँ, अब क्या था, डेमोक्रेसी में पार्टी कंपटीशन चलने लगता है। तो इस टाइम पीरियड में, मतलब इस टाइम ड्यूरेशन में पार्टी कंपटीशन चलता था बिटवीन एक थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीपीपी एंड दूसरी थी मुस्लिम लीग। ठीक है, और मुस्लिम लीग के उस समय मेन लीडर थे नवाज शरीफ। ठीक है, तो अब इन दोनों के बीच में बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ के बीच में क्या था, पार्टी कंपटीशन चलता रहता है। इनिशियली बेनज़ीर भुट्टो पीएम रहती हैं, फिर वापस से नवाज शरीफ आते हैं, देन वापस से बेनज़ीर भुट्टो एंड देन अगेन नवाज शरीफ। उसके बाद होता क्या है, 1 सेकेंड, हाँ, इसके बाद 1999 में कारगिल कन्फ्लिक्ट होता है, कारगिल कन्फ्लिक्ट। एंड इस कारगिल कन्फ्लिक्ट के बाद जब इसमें भी थोड़ा निराशा मिलती है पाकिस्तान को, तो 2001 में वहाँ के 1 सेकेंड, नॉट इन 2001, इसी टाइम पे 1999 में ही वापस से मिलिट्री जनरल टुक ओवर कर लेते हैं, जनरल परवेज़ मुशर्रफ। एंड यही 2001 में खुद को प्रेसिडेंट बना लेते हैं। ठीक है, एंड देन फिर उनका पूरा रूल चलता है 2008 तक। उसके बाद से वापस से वहाँ पे डेमोक्रेसी आती है, जाती है, आती जाती है, सब अभी तक चल रहा है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ आती है, व्हाट आर द रीजंस। यहाँ पे आ जाओ थोड़ा, तो व्हाट आर द रीजंस ऑफ दिस डेमोक्रेटिक फेलियर्स इन पाकिस्तान। रीजंस, तो उसमें पहला रीज़न आएगा सोशल डोमिनेंस। सोशल डोमिनेंस, मिलिट्री, लैंड ओनिंग क्लास, क्लर्जी, ये लोग नहीं चाहते कि डेमोक्रेसी आए, क्योंकि इनकी पावर फिर हटेगी, लोगों के पास जाएगी। दूसरा, कन्फ्लिक्ट विद इंडिया। कन्फ्लिक्ट विद इंडिया का सहारा ले लेके वहाँ की आर्मी लोगों को कह सकते हो कि धोखे में रख के खुद पावर में रहती है। एंड तीसरा, द लैक ऑफ इंटरनेशनल सपोर्ट फॉर डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। ठीक है,
क्योंकि इन लोगों को डर है ग्लोबल इस्लामिक टेररिज्म का, कि कोई ऐसी गवर्नमेंट ना आ जाए सपोर्ट करती हो, क्योंकि पाकिस्तान इज हब ऑफ टेररिज्म। ऊपर से न्यूक्लियर वेपन भी रख के बैठी हुई है, ठीक है। तो मिलिट्री रिजीम को वहाँ प्रोटेक्टर ऑफ कह सकते हो कि वेस्टर्न इंटरेस्ट एंड इन साउथ एशिया समझा जाता है, इसलिए वहाँ पे वर्ल्ड सपोर्ट नहीं है डेमोक्रेसी के लिए ना। अब अगला टॉपिक है, अगला केस हमें देखना है डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश। डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश। सो हमें मालूम है कि बांग्लादेश वॉज इनिशियली ईस्ट पाकिस्तान। बांग्लादेश 1971 में बनता है, जो कि इनिशियली ईस्ट पाकिस्तान रहता है। एंड इसमें वन सेकेंड, हाँ, इसमें इनिशियल लीडर रहते हैं शेख मुजिब और रहमान, ठीक है। एंड ये 1970 में इलेक्शंस जीते होते हैं ईस्ट पाकिस्तान में, ठीक है। और वन सेकेंड, हाँ, ये जीते हुए रहते हैं और इनको अरेस्ट कर लिया जाता है। तो फिर आगे पूरा कह सकते हो कि चेन ऑफ इवेंट्स होते हैं। बांग्लादेश क्राइसिस, इंडिया सपोर्ट देती है, वॉर होती है, देन बांग्लादेश बनता है। उसके बाद ये वहाँ के प्रेसिडेंट बन जाते हैं, कह सकते हैं फिर प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं जब बांग्लादेश का कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह आता है। बट इन 1975 में ये वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके प्रेसिडेंशियल फॉर्म लेके आते हैं और ख़ुद को प्रेसिडेंट बना लेते हैं। तो लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोगों ने कहा ठीक है बन जाओ प्रेसिडेंट। कि दूसरी चीज़ें करते हैं कि सारी पार्टीज़ को एबॉलिश कर देते हैं एक्सेप्ट हिज ओन, है ना, खुद की पार्टी को छोड़ के सारी पार्टीज़ को एबॉलिश कर देते हैं, ठीक। अवामी लीग जो इनकी पार्टी थी उसके अलावा, ठीक है। अब होता क्या है फिर इसी टाइम पे, ये सब करने के बाद ही 1975 में ही इनका असैसिनेशन हो जाता है। लिख लो, यहीं पे लिख दो, इसी टाइम पे इनका असैसिनेशन हो जाता है, मतलब इनको मार दिया जाता है। एंड रूल आता है अगले मिलिट्री का, मतलब मिलिट्री रूल ही आता है ज़िया और रहमान। एंड देन ज़िया उर रहमान इन 1978 अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं, दी बांग्लादेश नेशनल पार्टी, जो कि आज मेजर अपोजिशन थी अवामी लीग के अलावा बांग्लादेश में, क्योंकि अब सिर्फ अवामी लीग बची नहीं है, तो यही बस पार्टी वहाँ पे मेजर, ठीक है। देन इन 1979 इलेक्शन वगैरह करवाते हैं और उसमें खुद जीतते भी हैं। बट इसी टाइम पे इसके बाद ही इनको भी असैसिनेट कर दिया जाता है। एंड 1979 में फिर इसके बाद आते हैं लेफ्टिनेंट जनरल हाँ एचएम इरशाद, लेफ्टिनेंट जनरल एचएम इरशाद इसके बाद आते हैं। एंड बिकॉज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट्स, क्योंकि उस टाइम पे प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट चलने लगे थे पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी चलते थे, सॉरी नॉट इन इंडिया में तो पहले चल चुके थे, पाकिस्तान में चलने लगे थे फ्रॉम 1982, और उसी टाइम पीरियड में यहाँ पे भी चलने लगे थे, ठीक है, जिसमें स्टूडेंट्स फोर फ्रंट में थे। सो प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट चलते हैं। एंड हाँ ठीक है, उसके बाद भी क्या होता है कि खुद को ये एचएम इरशाद मूवमेंट्स के अलावा भी 5 साल के टर्म के लिए खुद को प्रेसिडेंट बना लेते हैं। बट मूवमेंट्स इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो गए कि इनको 1990 में स्टेप डाउन करना पड़ा मास पब्लिक प्रोटेस्ट के कारण। एंड फ्रॉम 1991 लिख लो, फ्रॉम 1991 इलेक्शन होना स्टार्ट हो गया और वापस से बांग्लादेश में डेमोक्रेसी रिस्टोर हो गई। एंड अभी रिसेंटली इन 2025 वापस से डेमोक्रेसी ख़त्म हो गई। अब कब आएगी नहीं मालूम, ठीक है। नाउ अगला केस हमें देखना है अबाउट हाँ मोनार्की एंड डेमोक्रेसी इन नेपाल।
मोनार्की एंड डेमोक्रेसी इन नेपाल। तो नेपाल क्या होता है, नेपाल इनिशियली या फिर स्टार्टिंग से ही कह सकते हो एक हिंदू किंगडम था, हिंदू किंगडम था पास्ट में 1990 तक कह लो तो अप टू 1990, और यहाँ पे मोनार्की चलती थी। बट 1990 पे फिर यहाँ पे क्या आता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आती है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, एंड इस पे जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, कह सकते हो, वन सेकेंड, पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड पीपल, वो उतने खुश नहीं थे। क्यों? क्योंकि अभी भी डेमोक्रेसी नहीं आई थी, बिकॉज पूरी पावर अभी भी किंग के पास थी। ठीक है, अब क्या होता है 1990 में जब नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाता है, मतलब लोग नया कॉन्स्टिट्यूशन लिख के देते हैं, तो किंग उसको एक्सेप्ट कर लेता है, बिकॉज डेमोक्रेटिक मूवमेंट चल रहे होते हैं बहुत। तो ऐसा नहीं कंप्लीटली उसको किंग की पावर को हटा दिया गया है, वहाँ पे मतलब हमने देखा है कि अभी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आती है। ठीक है, तो हुआ क्या था कि जो ये प्रोटेस्ट वगैरह खूब बहुत ज़्यादा वहाँ पे हो रहे थे, तो एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे, वहाँ पे एक ट्रायंगुलर कन्फ्लिक्ट जन्म लेता है। ट्रायंगुलर कन्फ्लिक्ट कैसे कि ओके, हाँ, अब एक तरफ मूवमेंट्स कर रहे हैं डेमोक्रेट्स जिनको डेमोक्रेसी चाहिए, एक तरफ मूवमेंट्स हो रहे हैं फ्रॉम माओइस्ट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय चाइना, जिनको कम्युनिज्म चाहिए, एंड एक साइड मूवमेंट्स, मतलब मूवमेंट तो नहीं, एक साइड दोनों मूवमेंट को रेजिस्ट कर रहे हैं किंग और उसके फॉलोअर्स। तो एक ट्रायंगुलर कन्फ्लिक्ट जन्म लेता है। ठीक है, और फिर होता क्या है, प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट्स मतलब बहुत ज़्यादा चलते रहते हैं, एंड इन 2000 वन सेकेंड, हाँ 2002 में किंग जो है पार्लियामेंट को वापस से डिसमिस कर देता है। पार्लियामेंट डिसमिस हो जाती है 2002 में। देन वापस से प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट्स वगैरह वापस चलते हैं तो 2006 में वापस से इसको रिस्टोर किया जाता है। ठीक है, एंड अब मूवमेंट इतने ज़्यादा मतलब कहे तो स्ट्रांग हो चुके थे कि अब लोगों के पास पूरी पावर थी इस रिस्टोरेशन के बाद कि अब किंग को रखना है कि नहीं वो हम डिसाइड करेंगे। ठीक है, देन इनमें थोड़ा डिबेट डिस्कशन वगैरह होते हैं, लोगों के अलग अलग एक्सपीरियंस रहते हैं। कुछ चाहते कि नॉमिनल डेमोक्रेसी आ जाए, नॉमिनल मोनार्की रहे, कुछ चाहते कंप्लीट डेमोक्रेसी आए, कुछ चाहते थे कि मतलब माओइस्ट वगैरह हो गए वो कहते कि हम आर्म्ड स्ट्रगल छोड़ देंगे बट रेडिकल रिफॉर्म चाहिए। ठीक है, और एक 7 पार्टी अलायंस बना हुआ था डेमोक्रेट्स का वहाँ पे, वो बहुत बार माओइस्ट के कह सकते हो आइडियाज़ से कन्फ्रंट करते थे, कन्फ्लिक्ट रहते थे दोनों के बीच में। एंड माओइस्ट वगैरह और इन चीज़ से भी कॉशियस थे कहीं इंडिया का रोल कितना रहेगा इस चीज़ में, तो बहुत सी चीज़ें थी। एंड देन इन सब चीज़ों के बाद डिबेट डिस्कशन के बाद इन 2008 में डिसाइड किया जाता है कि मोनार्की को कम्प्लीटली एबॉलिश कर दिया जाएगा। ठीक है, एंड नेपाल का नया कॉन्स्टिट्यूशन आता है 2015 में, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जिसको कह सकते हो लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे मिस्टर राम बरन यादव। ठीक है, एंड देन अभी रिसेंटली नेपाल में भी रिवोल्यूशन वगैरह हो गए हैं, जेनजी रिवोल्यूशन, तो उसकी भी हालत ख़राब हुई है। बांग्लादेश की भी ख़राबी चल रही है, पाकिस्तान की भी ख़राब है ही, तो पूरा साउथ एशिया बहुत ज़्यादा इंस्टेबल है, इसलिए पूरे दुनिया की नज़र भी यहीं पे। ठीक है, अब थोड़ा देखते हैं, हाँ अब देखते हैं अबाउट एथनिक कन्फ्लिक्ट एंड डेमोक्रेसी इन श्रीलंका। ठीक है, ये सब क्लास 10th वाला पूरा पोर्शन है श्रीलंका वाला। तो 1948 में श्रीलंका, या फिर उस टाइम पे जो नाम था इसका सेलोन, इसको इंडिपेंडेंस मिलती है ना। और इंडिपेंडेंस मिलने के साथ ही ये लोग अडॉप्ट करते हैं डेमोक्रेसी।
बट इनकी डेमोक्रेसी धीरे धीरे टर्न हो जाती है मेजॉरिटेरियनिज्म में, एंड इसके कारण स्टार्ट होता है एक एथनिक कन्फ्लिक्ट। एथनिक कन्फ्लिक्ट कैसे कि ये लोग कर रहे हैं मेजॉरिटेरियनिज्म, एंड मेजॉरिटी कम्युनिटी जो है वो है सिन्हाला की, बट एक माइनर कम्युनिटी भी है, एथनिक कम्युनिटी है ऑफ तमिल्स की ऐसे भी, क्योंकि कुछ तमिल्स तो इसमें ऐसे थे जो बहुत पहले वहाँ गए हुए हैं, एंशियंट टाइम्स पे गए हुए हैं, तो वहाँ के कहते थे कि वो श्रीलंकन तमिल्स थे, उनको कहा जाता है श्रीलंकन तमिल्स। 1 सेकेंड, दे वर कॉल्ड श्रीलंकन तमिल्स। एंड एक तमिल कैटेगरी थी इंडियन तमिल, जो बाद में कॉलोनियल टाइम पे जाते हैं, जो कॉलोनियल टाइम पे तमिल वर्कर्स को ले जाया गया था वहाँ प्लांटेशन में काम करने के लिए। 2 तरह के तमिल थे, तो इनके साथ एथनिक कन्फ्लिक्ट होते थे, ये लोग सप्रेस करते थे तमिल्स को, ठीक है। तो इस सप्रेशन के कारण वहाँ के तमिल्स ने 1976 में एक ग्रुप बनाया, द लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, LTTE। एंड ये ग्रुप इनिशियली तो डिमांड वगैरह करता था हमारा मतलब इनके लिए, तमिल पीपल के राइट्स वगैरह के लिए, ठीक है। बट 1983 में 1 सेकेंड 1983 में ये स्टार्ट करते हैं आर्म्ड असर्शन, ठीक है। एंड इससे होता है, और आर्म्ड असर्शन के बाद डिमांड करते हैं 1 सेकेंड, हाँ, ये डिमांड करते हैं एक सेपरेट तमिल स्टेट की, जो कि श्रीलंका से काफ करके बनाया जाएगा, ठीक है। एंड इस पे फिर होता क्या है कि क्योंकि बहुत से तमिल इंडियन ओरिजिन के भी थे इसमें, ज़्यादातर इंडियन ओरिजिन के भी, मतलब कह सकते हो कोरोनल टाइम पे गए थे, और इनिशियली जो तमिल हैं वो भी इंडियन ओरिजिन के ही थे, जो एंशियंट टाइम्स पे जाके वहाँ बसे हुए थे। तो इसीलिए वहाँ से एक अकॉर्ड होता है, वहाँ के प्रेसिडेंट 1 सेकेंड, हाँ, वहाँ की गवर्नमेंट से इंडिया अकॉर्ड करती है एक, जिसको कहते हैं 1 सेकेंड, हाँ, अरे जिसको कहते हैं द राजीव गांधी जयवर्धने अकॉर्ड है, फिर इंडियन श्रीलंका अकॉर्ड ऑफ 1987, कि कोई भी इफ प्रॉब्लम रहेगी 1 सेकेंड, कोई भी इंस्टेबिलिटी वगैरह आएगी तो इंडिया उसमें हेल्प करने आएगा, है ना, इंडिया आर्मी भेजेगा स्टेबलाइज करने के लिए कंडीशंस। तो जब वहाँ पे वापस असर्शंस वगैरह होते हैं, LTTE के आर्म्ड असर्शंस होते हैं, तो इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को भेजा जाता है। तो अब ये बन गया LTTE वर्सेस इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, ठीक। तो श्रीलंकन्स को नहीं पसंद आया कि इंडिया आर्मी आके यहाँ पे लड़ रही है, क्योंकि बहुत बार होता था कि LTTE वाले मेंबर सिन्हालास को पकड़ के, सिन्हालास को कैप्चर करके इनको यूज़ करते थे। तो IPKF वालों को उनको मारने के लिए, उनको कह सकते हो न्यूट्रलाइज करने के लिए बहुत बार इन पर अटैक करना पड़ता था। तो ये भी लोकल लोगों को पसंद था नहीं, तो इट वॉज नॉट लाइक्ड बाय द लोकल्स, और क्योंकि लोकल्स को पसंद आया नहीं, LTTE पहले से ही इसके अगेंस्ट में, तमिल्स अगेंस्ट में रहेंगे। सो इंडियन आर्मी को 1989 के बाद इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को यहाँ से निकाल लिया गया, इट वॉज पुल्ड आउट 1 सेकेंड, हाँ, इट वॉज पुल्ड आउट। एंड देन उसके बाद होता क्या है, कुछ स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज लाइक नॉर्वे हो गई, आयरलैंड हो गई, वो नेगोशिएशंस वगैरह करवाते हैं, इन लोगों के बीच में नेगोशिएशंस करवाते हैं। एंड इन 2009 आके LTTE के फॉर्मर प्रेसिडेंट, मतलब कह सकते हो कि जो फॉर्मल प्रेसिडेंट थे उनको मार दिया जाता है, लाइक वो V प्रभाकरन कर कुछ नाम था उनका, एंड LTTE वॉज वैंक्विश्ड। अब देखने लायक चीज़ ये है कि इतने ज़्यादा कन्फ्लिक्ट होने के बाद भी श्रीलंका के कुछ अचीवमेंट्स, तो श्रीलंका इन सब के बाद भी इकोनॉमिक ग्रोथ प्रॉपर मेंटेन कर पा रहा है, प्लस इसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत ज़्यादा हाई आ रहा है। दूसरी चीज़ पॉपुलेशन कंट्रोल, तीसरी चीज़ लिबरेशन ऑफ इकोनॉमी,
इन 1977, मतलब कह सकते हो वन ऑफ द फर्स्ट इन साउथ एशिया। एंड भले कितनी भी कहते हो मेजोरिटेरियनिज्म हो, बट पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक सिस्टम ही चल रहा था, डेमोक्रेसी को हटाया नहीं गया वहाँ से। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बाद भी श्रीलंका बहुत कह सकते हो बहुत चीज़ों में डेवलप हो रहा था ना। अब हमें थोड़ा देखना है अबाउट ओके, हाँ, इंडिया पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट। इंडिया के साथ पाकिस्तान का कन्फ्लिक्ट क्या है? इंडिया पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट, तो लोगों को केवल एक कन्फ्लिक्ट मालूम है विच इज़ कि कश्मीर चाहिए, बट बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट है, उसके अलावा बहुत से पॉइंट्स जिसके कारण कन्फ्लिक्ट्स होते हैं इंडिया और चाइना के बीच में। तो पहला तो ऑफकोर्स द फेट ऑफ कश्मीर, कश्मीर चाहिए सबको, जिसके कारण वॉर्स भी हो चुकी हैं फ्रॉम 1947-48 टू 1965 टू 1971 टू कारगिल इन 1999, और भी बीच बीच में होती रहती हैं, जिसके बाद भी कश्मीर का इशू अभी तक सेटल नहीं हो पाया है। दूसरा है द स्ट्रैटेजिक इशूज़, स्ट्रैटेजिक इशूज़ लाइक कंट्रोल ओवर सियाचिन, ठीक है, एंड एक हो गया एक्विजिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स की भी एक रेस होती है, यानी क्योंकि यहाँ पे मिनी कोल्ड वॉर टाइप की चलती है इंडिया पाकिस्तान के बीच में। लाइक इंडिया ने 1998 मई में, शायद 11 मई की डेट थी, पोखरण 2 कंडक्ट करवाया और न्यूक्लियर पावर बन गया। तो इससे कुछ टाइम बाद ही, लाइक 20 मई के अराउंड 1998 में ही पाकिस्तान ने भी कह सकते हो अपने चगाई हिल्स में न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करवा के खुद भी न्यूक्लियर पावर बन गया। ठीक है, तो इसके कारण हुआ क्या है, कंसेप्ट आता है पॉलिटिकल साइंस में ऑफ डिटरेंस। तो डिटरेंस बन गया कि दोनों कंट्रीज के पास न्यूक्लियर पावर है, तो अब कोई फुल स्केल वॉर होगी नहीं इतना जल्दी उस बड़े लेवल पे जैसे होती थी अभी तक। ठीक है ना। तीसरा आता है सस्पिशन, दोनों को भरोसा नहीं एक दूसरे के गवर्नमेंट्स पे। लाइक इंडिया पाकिस्तान पे कह सकते इल्ज़ाम लगाता है कि कश्मीरी मिलिटेंट्स को आर्म्स और फंडिंग, ट्रेनिंग, हर चीज़ प्रोवाइड करता है पाकिस्तान, है ना। एक सेकंड यहाँ देख लेते हैं। सो इंडिया पाकिस्तान के बारे में कह रहा है, कहता क्या है, तब तो होता ही है कि कश्मीर के मिलिटेंट्स को फंडिंग देता है पाकिस्तान, आर्म्स प्रोवाइड कर रहा है, एंड दूसरी चीज़ ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता है। इंडिया में जब एंटी सिख मूवमेंट चल रहे थे तो प्रो खालिस्तानी एलिमेंट्स को भी सपोर्ट कर रहा था, जबकि उसको इतना आइडिया भी नहीं कि पाकिस्तान, जो खालिस्तान की डिमांड होती है उसमें पंजाब जो मांग रहे हो पाकिस्तान के पास भी है, जो कि अकेला पाकिस्तान में कोई थोड़ा कह सकते हो कि डेवलप्ड रीजन माना जाता है। तीसरा ISI बहुत ज़्यादा एंटी इंडियन कैंपेन्स वगैरह में बांग्लादेश और नेपाल में इन्वॉल्व रहती है। ठीक, और पाकिस्तान इंडिया पे ये कहता है कि इंडिया कह सकते हो ट्रबल ला रहा है फ्रॉम द रीजन्स ऑफ सिंध एंड बलूचिस्तान, जबकि वहाँ के लोगों की अपनी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, डेवलप नहीं कर रहे हैं, उनको खाने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, उनको कोई इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिल नहीं रहे हैं, पानी नहीं है अब तो इसलिए उनके अलग से मूवमेंट चलते रहते हैं। ठीक है ना। एक है शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर, इंडस वाटर ट्रीटी ऑफ 1960 अंडर जनरल आयूब खान। ठीक है, वो होती है वर्ल्ड बैंक, इसमें कह सकते हो कि मीडिएटर था। तो इसमें यूनिलैटरल एग्जिट नहीं है, मतलब कोई अकेले कह सकते हो कंट्री ये डिसाइड नहीं कर सकती हम इस ट्रीटी को नहीं मानते हैं, बट इसको सस्पेंड किया गया अभी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। देन हाँ, एक चीज़ और, इंडस वाटर ट्रीटी में पाकिस्तान को ईस्टर्न रिवर्स दी गई, सॉरी नॉट ईस्टर्न, पाकिस्तान को वेस्टर्न रिवर्स दी गई थी एंड इंडिया को ईस्टर्न रिवर्स। ठीक है, तो पाकिस्तान के अकाउंट में जाते हैं कौन से रिवर्स, दोज वर इंडस
चेनाब एंड झेलम। और इंडिया के अकाउंट में जाती हैं सतलज, रावी एंड ब्यास। ठीक है, अब इसके अलावा एक और पॉइंट है द डिमार्केशन ऑफ लाइन, बॉर्डर डिस्प्यूट, एक जिसमें डिस्प्यूट है कश्मीर का एंड एक डिस्प्यूट है सर क्रीक। सर क्रीक एक जगह है इस रीजन पे, यहाँ से जो पाकिस्तान स्टार्ट होता है यहाँ से, तो यहाँ का जो कह सकते हो इलाका है, थोड़ा दलदल टाइप का इलाका है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिसोर्स हो सकते हैं, तो इसको भी इक्वली डिवाइड किया गया था। बट पाकिस्तान कहता है कि नहीं, हमें पूरा चाहिए। इंडिया आपकी कह रहा है कि बीच से डिवाइड करते हैं, बट उसको पूरा चाहिए, तो इंडिया वाले कहते हैं हमें पूरा चाहिए। तो एक ये बहुत बड़ा इशू है सर क्रीक का इंडिया पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, तो कुछ कॉमन इशूज़ हो गए इंडिया पाकिस्तान के बीच में, कॉमन नहीं, मेजर इशूज़ ना। अगला है इंडिया एंड इट्स नेबर, इंडिया एंड इट्स नेबर। ठीक है, तो इंडिया के पास, इंडिया के अब किससे कैसे रिलेशंस हैं वो सब इसमें देखेंगे। इंडिया के नेपाल के साथ कैसे हैं, बांग्लादेश के साथ कैसे हैं, और बाकी कंट्री के साथ कैसे कैसे रिलेशंस हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे अपने अगली वीडियो में। टिल देन, थैंक यू।